जय हिंद सभी स्टूडेंट को। बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए सोशल साइंस के एक बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। और आपके परीक्षा में ये प्रश्न आता भी है, तो आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का आंसर याद होना चाहिए। तो सभी छात्र आज की क्लास को अच्छे से देखिएगा, आज की क्लास की क्वेश्चन को, इसके आंसर को अच्छे से समझिएगा और आज की क्लास को लाइक करिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप सभी स्टूडेंट। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का प्रश्न है सभी बच्चों के लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंटों के लिए, क्लास 10th के लिए प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। तो चलिए हम इसके बारे में अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उत्तर में जितने भी बातें हैं हमें उन्हें अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो उत्तर में जो बातें हैं बच्चों कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी चांसलर नियुक्त किया था। ठीक है, पहले यहाँ तक सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले राजा कहाँ का था, तो पर्सा का था। इसे याद रखेंगे कि राजा जो है कहाँ का था, तो पर्सा का था। ठीक है, उसका नाम क्या था, विलियम प्रथम। क्या नाम था, विलियम प्रथम। ठीक है, प्रख्यात राष्ट्रवादी यानी कि यहाँ पर बिस्मार्क क्या था, राष्ट्रवादी था और कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। बिस्मार्क क्या था, तो राष्ट्रवादी था और कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, तो उसने किसे, तो बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री कह लीजिए या इसे और भाषा में चांसलर कहते हैं। ठीक है, उसे नियुक्त यानी उसे यह पद सौंपा, किसका, प्रधानमंत्री का पद सौंपा किसे, बिस्मार्क को। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों, क्या है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अपनाया। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क, जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, उसने क्या किया, उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति मजबूत की। यानी कि रक्त और लौह की नीति का जब उसने अपनाया तो सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति को मजबूत किया। ठीक है, और क्या किया बच्चों, इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई, इससे सैनिकों की शक्ति क्या हुई, बढ़ी। ठीक है, पर्सा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। कौन, बिस्मार्क। पर्सा के एकीकरण के लिए यानी उसे एकीकृत करने के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ क्या किया बच्चों, तो युद्ध किया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यानी कि इन युद्धों के बाद ही इसके परिणाम स्वरूप यानी इसका रिजल्ट क्या निकला, इन युद्धों के बाद इसका परिणाम यह निकला बच्चों कि यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये सब बातें आपको समझनी थी और इसे याद करना था, ताकि अगर आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आए तो आप इस प्रश्न का आंसर बता सकें। बहुत ही आसान भाषा में आपको यह प्रश्न समझ में आएगा बच्चों। अब आप इसे सुन लिए हैं, समझ लिए हैं, तो अब इसे लिखना भी ज़रूरी है। चलिए आप सभी स्टूडेंट को इन सभी चीज़ों को अच्छे से लिखा देते हैं। सभी स्टूडेंट सबसे पहले आज की क्लास के प्रश्न को लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, सभी स्टूडेंट इसे लिखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ से उत्तर लिखना शुरू करेंगे। साथ में सभी स्टूडेंट को लिखना है, पर्सा के राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी चांसलर नियुक्त किया था। ठीक है, अच्छे से लिखेंगे, पर्सा के राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी चांसलर नियुक्त किया था। चलिए आगे लिखेंगे,
जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति मजबूत की। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति को मजबूत की। आगे सभी स्टूडेंट लिखेंगे, इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। पर्सा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। पर्सा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्रवाद का उदय हुआ। चलिए स्टूडेंट, ये क्लास लंबी ना हो इसीलिए हमने आपको जल्दी से ये सभी बातें पढ़कर सुना दी। आप सभी स्टूडेंट अगर नहीं लिखे हैं अभी तक तो इस वीडियो को रोककर इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। प्रत्येक स्टूडेंट अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिएगा बच्चों, ठीक है। और अगर यह नोट्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।